राकेश मौर्य का स्टिंग ऑपरेशन रिलीज होने के बाद पूरे देश में तहलका मच जाता है। अनिरुद्ध बहल के साथ हुई इस ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में जब मौर्य से पूछा गया कि फिक्सिंग का पता चलने के बाद भी उन्होंने कोई ऑफिशियल एक्शन क्यों नहीं लिया, तो वो ये कहते नजर आए कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है और इसीलिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या यही सच्चाई थी? क्या वास्तव में यही कारण था जिसके चलते मौर्य ने उन 3 खिलाड़ियों के खिलाफ कोई ऑफिशियल एक्शन ही नहीं लिया था? क्या वाकई एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक क्रिकेटर हावी हो गया था, या फिर ज़बरदस्ती करनी पड़ रही इस मुलाकात में पूछे जा रहे ज़बरदस्ती के सवालों पर वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे और इसीलिए ये सब बोल रहे थे? आखिर वो असली कारण क्या था जिसके चलते फिक्सिंग की जानकारी मिलने के बाद भी मौर्य ने कोई एक्शन नहीं लिया था? इसको समझने के लिए हमें 4 साल पीछे यानी कि 1996 में जाना पड़ेगा। 96 का वर्ल्ड कप तो हम सबको याद है, खास तौर पर 2 घटनाओं के लिए। एक जिसे याद कर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है जब वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सोहेल को क्लीन बोल्ड किया था, और दूसरी घटना वो जो आज भी हमें उदास और शर्मिंदा कर देती है। इंडिया और श्रीलंका के बीच हुई इस सेमीफाइनल में 2 चीजें ऐसी हुई थी जो आज भी लोगों की समझ से बाहर है। पहला, टॉस जीतने के बाद अजहरुद्दीन का फील्डिंग करने का फैसला, और दूसरा, स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों का अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार। इस मैच के साथ भारत का वर्ल्ड कप का सफर और मनोज प्रभाकर का कैरियर दोनों ही खत्म हो चुके थे, लेकिन प्रभाकर को लग रहा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और वो जाते जाते एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले थे। आउटलुक मैगजीन के 11 जून 1997 के एडिशन में मनोज प्रभाकर बिना नाम लिए खिलाड़ी के ऊपर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाते हैं। मैच फिक्सिंग का ये कलंकित शब्द जिसे राकेश मौर्य 3 साल पहले सुन चुके थे, आज उसे पूरा देश सुन रहा था और चारों तरफ एक भूचाल सा आ गया था। प्रभाकर ने इन आरोपों से बुरी तरह बौखला चुकी बीसीसीआई आनंद फानन में 1 मैन इन्वेस्टिगेशन कमीशन की घोषणा कर दी थी। कमीशन जिसे हेड करने का जिम्मा रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ को सौंपा जाता है। 11 जुलाई से ऑनरेबल चंद्रचूड़ अपनी जांच शुरू कर देते हैं और मनोज प्रभाकर, कपिल देव और आउटलुक मैगजीन के कृष्ण प्रसाद समेत कई बड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। इन बड़े लोगों में एक नाम राकेश मौर्य का भी था। तहलका के स्टिंग ऑपरेशन से अच्छी तरह फेमिलियर जस्टिस चंद्रचूड़ भी ये जानना चाहते थे कि आखिर 1994 में राकेश मौर्य ने उन खिलाड़ी और बुकी के खिलाफ कोई केस दर्ज क्यों नहीं किया था। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो काफी देर तक चुप रहने के बाद मौर्य अपना उत्तर देना शुरू करते हैं। ऑनरेबल सर, ये वो टाइम था जब अंडरवर्ल्ड रोज मुंबई की सड़कों पर खून की होली खेल रहा था। जाने माने सेलिब्रिटी और व्यापारियों को रोज धमकियां दी जाती थी, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती थी। उस समय हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ था, अंडरवर्ल्ड के ऊपर महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना। सर, हमारी सबसे पहली और आखिरी प्राथमिकता अंडरवर्ल्ड और आतंकियों से अपने नागरिकों की जान बचाना था। पर अगर मैं उन 3 खिलाड़ियों के ऊपर केस दर्ज कर देता भी तो किस एक्ट के तहत करता? द प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1887 का एक ऐसा कानून जिसके तहत आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई है। सर, उस केस को फॉलो करना मेरे टाइम और एनर्जी दोनों की बर्बादी होती। ऐसा करने की जगह मैंने अपना वही टाइम और एनर्जी उस फिक्सर को अपना खबरी बनाने में लगाई और उसकी सहायता से अंडरवर्ल्ड के कई नामी गैंगस्टर्स का सफाया किया, और मुझे अपने इस निर्णय पर जरा सा भी पछतावा नहीं है। तहलका द्वारा किए गए स्टिंग के 13 साल बाद राकेश मौर्य महाराष्ट्र एटीएस में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत थे। उनका काम राज्य में आतंकवाद, संगठित अपराध, जाली करेंसी, गैर कानूनी हथियार और नारकोटिक्स के ऊपर लगाम कसना था। इस बीच मई 2013 के पहले हफ्ते में राकेश मौर्य को अपने खबरी से खुफिया जानकारी मिलती है, जिसके मुताबिक एक संदिग्ध नंबर से पाकिस्तान में दिन में कई बार फोन आ रहे थे। इस खुफिया जानकारी के आधार पर राकेश मौर्य तुरंत एक टीम बनाते हैं जिसमें एटीएस के 3 सबसे मेहनती और चतुर अधिकारी शामिल थे। जरूरी वारंट और अनुमति लेने के बाद ये टीम इस नंबर पर नजर रखने लगती है।
कुछ दिनों की निगरानी के बाद एटीएस को जो जानकारी हाथ लगी उसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्रिकेट से जरूर जुड़ा था। करीब 20 साल पहले क्राइम ब्रांच की डीसीपी मौर्य ने अपने जीवन में पहली बार मैच फिक्सिंग शब्द सुना था और आज 2013 में एटीएस के एडीजी मौर्य अपने जीवन में पहली बार स्पॉट फिक्सिंग शब्द सुन रहे थे। इंडियन प्रीमियर लीग का 2013 एडिशन पूरे जोर शोर के साथ चल रहा था और ये नंबर जिसे बार बार पाकिस्तान कॉल की जा रही थी अंपायर असद रऊफ का था। पाकिस्तान की जाने वाली इन कॉल में तो कुछ खास नहीं था, लेकिन असद रऊफ और बिंदु दारा सिंह के बीच होने वाली बातचीत एटीएस के होश उड़ा देती है। रुस्तम हिंद द्वारा सिंह एक इकलौता बेटा इस पाकिस्तानी अंपायर से आईपीएल मैच के ऊपर इंफॉर्मेशन ले रहा था, इंफॉर्मेशन जिसकी मदद से बैटिंग पर खूब पैसा बनाया जा सकता था। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के गुरुनाथ मयप्पन भी अरशद रऊफ और बिंदु दारा सिंह के लगातार संपर्क में थे और मोती सन्स ज्वेलर्स के मालिक संजय जयपुर, पवन जयपुर और छाबड़ा ब्रदर्स जैसे धनी व्यापारी भी बेईमानी और लालच के इस नेटवर्क का हिस्सा बन चुके थे। इस बार मौर्य एटीएस में थे और सट्टा उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। मौर्य के अधिकारी उससे कहते हैं कि अगर इस सट्टेबाजी का आतंकवाद या ड्रग्स से कोई संबंध नहीं है तो वो चाहकर भी इस रैकेट के बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस बार मौर्य चुप नहीं बैठना चाहते थे। इस बारे में आगे क्या करना है मौर्य अभी बस सोच ही रहे थे कि तभी एक दिन अचानक दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई आ धमकती है और 16 मई 2013 के दिन पूरे देश को चौंका देती है जब वो राजस्थान रॉयल्स के स्टार खिलाड़ी एस श्रीशांत को गिरफ्तार कर लेती है। श्रीशांत के साथ उसके दो और टीम मेंबर्स अंकित चौहान और अजित चंदीला को भी फ्रॉड, चीटिंग और आपराधिक षड्यंत्र रचने के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें दिल्ली ले जाया जाता है। श्रीशांत की गिरफ्तारी से राजस्थान रॉयल्स ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो फैंस हैं वो शॉक में आ जाते हैं। मीडिया पर सर्कस शुरू हो चुकी थी और इसी सर्कस के बीच अगले दिन दोपहर को मौर्य के पास महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल की कॉल आती है। मंत्री जी ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक मीटिंग बुलाई थी और वो चाहते थे कि एटीएस की तरफ से राकेश मौर्य भी इस मीटिंग में जरूर आए। मौर्य तुरंत सह्याद्री गेस्ट हाउस के लिए निकल जाते हैं और जब मीटिंग शुरू होती है गुस्से से बौखलाकर आर पाटिल ने क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर हिमांशु राय पर सवालों की बरसात कर दी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली पुलिस हमारे घर में घुसकर इतनी बड़ी गिरफ्तारी करे और हमें इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। गृह मंत्री को मनाने की कोशिश में हिमांशु राय बस सफाई देना शुरू करते हैं कि तभी राकेश मौर्य का नंबर आता है। मिस्टर मौर्य, क्या आपको कोई जानकारी नहीं है? आर पाटिल का क्वेश्चन तंज में था, मतलब वो मौर्य से उत्तर की उम्मीद नहीं कर रहे थे। वो जानते थे कि जब क्राइम ब्रांच के पास इस मामले के ऊपर कोई जानकारी नहीं है तो एटीएस के पास कहां से होगी। लेकिन पाटिल समेत कमरे में मौजूद सभी लोगों को शॉक आता है जब राकेश मौर्य कहते हैं, सर, हमने असद रऊफ की कॉल ट्रैप की थी और इस स्पॉट फिक्सिंग के ऊपर अच्छी खासी जानकारी है। मौर्य के मुंह से ये सुनते ही आर पाटिल की बांछें खिल जाती है और वो उसे तुरंत सारी टैप हिमांशु रॉय को देने के लिए कहते हैं। अगले दिन राकेश मौर्य एटीएस के एडिशनल कमिश्नर अमितेश कुमार को वो टैप लेकर क्राइम ब्रांच के ऑफिस भेज देते हैं। इसके अलावा मुंबई क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर को एक चिट्ठी लिख कर भेजी जाती है कि आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने को भी कहा जाता है। दूध के छले मौर्य अब छाछ भी फूक फूक कर पीते थे। वो अपनी उस 20 साल पुरानी गलती को एक बार फिर से नहीं दोहराना चाहते थे। एटीएस से मिले टिप के आधार बनाकर मुंबई क्राइम ब्रांच 21 मई के दिन बिंदु दारा सिंह और 3 दिन बाद गुरुनाथ मयप्पन को अरेस्ट कर लेती है। संजय और पवन जयपुर और छाबड़ा बंधु कोर्ट से अंतरिम जमानत ले दुबई भाग जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद भारत वापस आते हैं, एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। मुंबई और दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के चलते स्पॉट फिक्सिंग की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुद्गल कमेटी का गठन कर दिया जाता है। इस कमेटी की फाइंडिंग्स के आधार पर राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल से 2 साल के लिए बैन कर दिया जाता है और पाकिस्तान वापस भाग चुके असद रऊफ को आईसीसी अंपायर्स के अपने एलीट पैनल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।
इस कमेटी की जांच में ये भी सामने आता है कि कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इंग्लैंड के बुकी मजहर मस्जिद के साथ लगातार संपर्क में थे और पिछले कई सालों से पैसों के बदले अंतर्राष्ट्रीय मैच फिक्स करते आ रहे थे। तो ये थी मैच फिक्सिंग की पूरी कहानी, और ये कहानी हमें वांटेड 2 में देखने को मिल सकती है। तो आप हमें बताइए कि आप वांटेड 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।